हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज हमारी कंप्यूटर नॉलेज की क्लास नंबर 2 है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बात बता दूं आप लोगों को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है। अगर आप लाइक और शेयर कर देते हो वीडियो को तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये मेरी सर्विस सबके पास जानी चाहिए, तो ये आपका काम है। ये जो मेरा वीडियो है और पहले वाला भी जो क्लास 1 है वो भी आपने सबको शेयर करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कल की क्लास मैं ऐसे होप करती हूँ कि आप लोगों ने कल की क्लास देख ली है एंड उसका रिवीजन भी कर लिया है। अगर नहीं किया है तो रिवीजन कर लेना। एंड सेकेंडली, इसकी बुक ऑलमोस्ट बन के रेडी है। जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का जो बुक है जिसमें फंडामेंटल और MS ऑफिस दोनों आएगा, वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बट उसको मैं 7 अप्रैल के बाद ही रिलीज़ करूँगी। ठीक है, 7 अप्रैल तक रुक जाइए। और ये जैसे बुक रिलीज़ हो जाती है तो मैं एक अनाउंसमेंट वीडियो बना देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कैसे बाय करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो देखो, पहले तो ऐसा नहीं था कि जैसे अभी हम जैसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं कि वैसे ही एकदम से बन के आया, नहीं। छोटी से छोटी चीज़ थी जो ऐसा माना जाता है, जो अबेकस है। ठीक है, अबेकस आप लोगों ने देखा होगा। अबेकस जो उंगलियों पे ही ना बड़े बड़े कैलकुलेशंस हो जाते हैं। ये बहुत ही एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। लेट मी जस्ट शो यू द इमेज। इसका इमेज ये लो, ये देखो, ये है अबेकस। इसे क्या कहते हैं? अबेकस कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो कंप्यूटर का आइडिया है ये अबेकस से ही आया है। ठीक है, जो आइडिया है कंप्यूटर बनाने का वो अबेकस से ही आया है। और ये आपको जो ये बीड्स, इसको बीड्स कहते हैं। ये जो आपको मोती दिख रहे हैं ये बीड्स है। तो इसका अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, आप कैलकुलेशन में इसको यूज़ कर रहे थे तो ये वैल्यू होंगे ना, इस मोतियों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये जो आपके ऊपर वाले जो बीड्स दिख रहे हैं इसे कहते हैं हेवन बीड्स। क्या कहते हैं इसे? हेवन बीड्स। और इनकी वैल्यू होती है 5। कितनी होती है? वैल्यू होती है इसकी 5। और ये जो आपका लोअर बीड्स है इसे कहते हैं अर्थ बीड्स। क्या कहते हैं इसे? अर्थ बीड्स। तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसके ये जो मोती है इनके हेल्प से जो है, इन मोतियों की हेल्प से क्या होता था एंशियंट टाइम में। ठीक है, एंशियंट टाइम में कैलकुलेशन होती थी। अब कैलकुलेशन तो हो जाती थी इसमें, लेकिन इसमें क्या था कि हमेशा देखो, अब हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट की वजह से ही आया है। तो कोई भी डिवाइस जब बनता है, भले आप कुछ भी बना ले, छोटा सा छोटा डिवाइस बना ले या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिवाइस बना ले, इम्प्रूवमेंट की हमेशा जगह होती है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की क्या होती है? हमेशा जगह होती है। फिर रूम ऑफ एरर कहते हैं या फिर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं, तो वो हमेशा वहाँ पे मौजूद होता ही है। तो अबेकस जब बनाया था तब इन्होंने ये सोच के बनाया था कि हम कैलकुलेशन जो है वो आराम से कर सकते हैं, लाइक जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ये अबेकस जो है ये पहला मैकेनिकल डिवाइस माना जाता है। ठीक है, ये पहला मैकेनिकल डिवाइस माना जाता है जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया है। और इसके इन्वेंटर कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके इन्वेंटर जो है, इसके इन्वेंटर है टिम क्रैनमेर। क्या है? टिम क्रैनमेर। मुझे लगता है एन साइलेंट होगा तो ये फिर क्रैमेर होगा। ठीक है, टिम क्रैनमेर या फिर क्रैमेर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये अच्छा, इसकी ओरिजिन कंट्री क्या है? ओरिजिन कंट्री वैसे देखा जाए तो आपको, अगर आप गूगल करोगे या फिर विकिपीडिया पे पढ़ोगे तो ओरिजिन कंट्री का कोई एज वहाँ पे एक तरह से कहा गया है कि ओरिजिन कंट्री पता नहीं है। बट अगर आप रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया है ऑथर ने कि ये जो इसकी ओरिजिन कंट्री है वो है चाइना। क्या है? चाइना। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चाइना के लोग इसे यूज़ करते थे, नहीं। चाइना, रशिया, जापान, मतलब ईस्ट साइड में ना, दुनिया के ईस्ट साइड में जो है ये यूज़ किया जाता था। ठीक है, रशिया में हो गया, चाइना में हो गया, हमारे यहाँ हो गया, इंडिया में हो गया, फिर जापान में हो गया। तो इस तरह से कि ईस्ट साइड में, वेस्ट में इतना यूज़ नहीं होता था अबेकस का स्पेशली। ठीक है, और इसका जो इन्वेंशन का ओरिजिन कंट्री है, मैंने कहा कि क्या है वो? चाइना है। ओके, तो अभी मैंने कहा कि चाइना इसका ओरिजिन कंट्री है, बट इसमें भी इसको यूज़ करते थे। तो एक क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है कि जापान में अबेकस को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टेट लेवल के एग्जाम में तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जापान में अबेकस का नाम है सोरोबन।
क्या नाम है इसका, सोरोबन। ध्यान रखना है आपको, ओके। लिखना कुछ भी नहीं है, बुक में सब कुछ लिख कर है, बस आपको ध्यान से सुनना है। सोरोबन कहते हैं। और इसका जो उपयोग है, ठीक है, अबेकस का जो उपयोग है कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं होते थे। एक तो होता था एडिशन, ठीक है, आप इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन बस यही कर सकते थे। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यू 5 और वैल्यू 1, तो यहाँ पर देख के आपको क्या लग रहा है कि इसमें जो है सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ का ही आप कैलकुलेशन कर पाओगे, और वो भी क्या, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़, जो पॉइंट में वैल्यूज़ होते हैं, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत क्या है, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है यहाँ पे, कि आप इसका डिवीजन वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ना ही मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली क्या होता है, जब कभी भी रूम ऑफ एरर होता है या इम्प्रूवमेंट रखने की एक वजह बन जाती है, तो हमेशा कोई ना कोई साइंटिस्ट हो, या फिर हमेशा कोई ना कोई इंसान हो, या फिर भगवान ही समझ लो सीधा सीधा, कि भगवान ऐसे हम लोगों को इशारा कर देते हैं या फिर डायरेक्शन दे देते हैं कि हम उस डिवाइस में, हम उस सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके लेकर आए। तो अबेकस तो बहुत एंशिएंट टाइम में था। फिर इसके बाद एक चीज़ ईजाद होती है, ठीक है, इसके बाद एक चीज़ ईजाद होती है, उसका नाम है नेपियर बोन्स। उसका नाम क्या है, नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स कैसा दिखता है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है नेपियर बोन्स, ये है नेपियर बोन्स। और इसको इन्वेंट किसने किया था, तो जॉन नेपियर ने किया था इन 1617। जॉन नेपियर 1617 में इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। अब ये देखो, ये नेपियर बोन जो है, ये अबेकस का, मुझे लगता है अबेकस का अपडेटेड वर्जन, आप ऐसे कह सकते हो इसको, ठीक है, अबेकस का अपडेटेड वर्जन, ऐसे आप इसको बोल सकते हो। तो इसको जब इन्वेंट किया नेपियर बोन्स ने, तो ये कैलकुलेशन के लिए हेल्प हुआ, ठीक है। सिंपल बात है, ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ सडन सब नींद में से उठे, और चाइना में हो या फिर रशिया में हो, इंडिया में, कोई भी ऐसे नींद में से उठा और कहा कि नहीं मुझे अब कंप्यूटर बनाना, नहीं। उन्होंने ये सोचा कि देखो, हम अब कैलकुलेशन तो करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा कोई डिवाइस बना दिया जाए जो डिवाइस हमें हेल्प करे कैलकुलेशन करने में। अब ये तो नहीं सोच के किया कि उन्होंने हम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बना लेंगे या फिर हम कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ बना लेंगे, नहीं। उन्होंने बस एक सिंपल सी चीज़ सोची कि अपने आसपास जो चीज़ें दिख रही है उनका हेल्प लेके हम कोई डिवाइस बनाते हैं। जैसे अपने आसपास, जैसे ये मोतीज दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो बीड्स दिख रहे हैं आपको, तो ये मोतियों का हेल्प लेके, वुडन बीड्स होते हैं ये, ठीक है, वुडन बीड्स होते हैं, इनकी हेल्प लेके हम कैलकुलेशन का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वहीं नेपियर बोन ने क्या सोचा कि देखो, अबेकस जैसी चीज़ तो है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। हम यहाँ पे एडिशन भी करना है, हमें सब्सट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन भी करना है, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी करना है, लेकिन हमें सारे के सारे वैल्यूज़ का भी करना है, ये भी जान लो, ठीक है, सारे के सारे वैल्यूज़ का भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू का ही करूँ तो बन जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर जो उसका अपडेटेड वर्जन है वो नेपियर ने बनाया। कौन, जॉन नेपियर ने बनाया, और उसी का नाम है नेपियर बोन्स, ठीक है, उसी का नाम क्या है, नेपियर बोन्स है, ओके। अब इस नेपियर बोन में हम कौन से ऑपरेशन करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये देखो, ये नेपियर बोन। अब मुझे ये मत कहना कि मैम इसका कैलकुलेशन करके दिखाओ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इसको कभी कैलकुलेशन नहीं किया है। अबेकस का तो मैंने यूज़ किया था, बट कभी इसका यूज़ नहीं किया है। तो इसमें देखो टोटल 11 रॉड्स होते हैं, ठीक है, टोटल 11 रॉड्स होते हैं। अब गिनो, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, और ये वाला एक, ये 11 रॉड्स होते हैं इसमें टोटल। और ये क्वेश्चन बनता है कि नेपियर बोन्स में टोटल कितने रॉड्स होते हैं, तो टोटल इसमें 11 रॉड्स होते हैं। कितने रॉड्स होते हैं, 11 रॉड्स होते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है, ये जॉन नेपियर जो है ये बहुत होशियार बनता है। इससे भी एक होशियार बनता है न्यूमन करके, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जॉन नेपियर ने लॉगरिथम जो होता है, लॉगरिथम टेबल हमारा, उसका इन्वेंशन किया हुआ है, ठीक है, और 1614 में। और ये कब हुआ था नेपियर बोन का, 1617 में। तो मतलब देखो, 3 साल के टाइम गैप में ये बंदा इतना अपग्रेड हो गया था कि लॉगरिथम का भी यूज़ इसने इन्वेंशन कर लिया, और नेपियर बोन्स का भी इन्वेंशन कर लिया। तो यहाँ पे समझने लायक ये है कि अबेकस का अपडेटेड वर्जन किसने बनाया है, जॉन नेपियर ने बनाया है, ओके। क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मैम? ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखो ना, क्या कोई सिर्फ हाथों से, ये क्या है, ये क्या चीज़ चल रही है, ये हम हाथों से जो है इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाथों से कैलकुलेशन कर रहे हैं माने इन बीजों का जो है उपयोग कर रहे हैं, वेट,
इन बीट्स का उपयोग कर रहे हैं, बट फिर भी हमें हमारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, हमारा दिमाग इसमें जो है लगाना पड़ रहा है। वहीं यहाँ देखो नेपियर बोन्स में हर एक रॉड को हटाना पड़ता है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, एडिशन करने के लिए। तो यहाँ पे इंसान की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? हाँ मैम, यहाँ पे इंसान की ज़रूरत पड़ रही है, उसके दिमाग की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब आगे लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सोचा कि अब जो है हम ऐसे करते कि एक मशीन बना देते। अभी तक क्या चल रहा था, ये 2 डिवाइसेस चल रहे थे, ठीक है, ये क्या चल रहे थे, 2 डिवाइसेस चल रहे थे। अब आगे हम देखते हैं मशीन की। मशीन बनाई गई किस लिए? कैलकुलेशन करने के लिए। सिंपल बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सबके दिमाग में पहले कैलकुलेशन की ही बात थी, किसी के भी दिमाग में। देखो ना, अगर आप पहले कोई नीड ही नहीं बनाओगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट ही कैसे करोगे, है ना? ऐसी बात थी। तो पहले वहाँ पे ज़रूरत थी सिर्फ कैलकुलेशन करने की। फिर आगे बढ़ते 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 आज हम इस टाइम पर है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बस अब मुझे तो लगता है कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा साइंस कि फिर टेलीपोर्टेशन भी हो जाएगा। और टेलीपोर्टेशन देखने के लिए मैं तो बेकरार हूँ। बहुत सारे लोग होंगे मेरे साथ बेकरार कि भाई चुटकी बजाते ही हम कहीं और कहीं, इस तरह से ना कोई डोरेमोन होगा, हमें दरवाज़ा खोल के देगा, समथिंग लाइक दैट। सो या तो ये इम्प्रूवमेंट, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रखने की वजह से या फिर एरर रखने की वजह से ये सारी चीज़ें ईजाद हुई। अब इसके बाद पहली मशीन जो आती है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, पास्कलाइन। क्या नाम है उसका? पास्कलाइन। पास्कलाइन जो है ये किसने बनाई थी? सबसे पहले तो वो इमेज ही दिखा देती, पास्कलाइन दिखती कैसी है। दिस वन, ठीक है, ये है पास्कलाइन, ठीक है, ये है पास्कलाइन। तो ये आपको देख के क्या लग रहा है, इसमें हमारे हाथों की ज़रूरत आन पड़ती है कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर ये एक मशीन की तरह है और ये ऑटोमेटिकली आपका जो है कैलकुलेशन करेगी? बस आपको क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन करना है, आपको आपका डेटा देना है, ठीक है, आपको आपका डेटा देना है और तुरंत क्या हो जाएगा। तुरंत माने थोड़ा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स ये बहुत पुरानी मशीन है, 1642 में, ठीक है, 1642 में जो है इसको ईजाद किया गया। तो ये तो बहुत पुरानी मशीन है। ऐसे तुरंत ही जैसे हमारा कैलकुलेटर देता है वैसे तुरंत तो नहीं दिया होगा इसने कैलकुलेशन करके, बट ठीक है, दिया तो है, ठीक है। तो इसके इन्वेंटर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके इन्वेंटर है ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ओके। और कब बनाया था? 1642 में। इसका और एक नाम है, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं एडिंग मशीन। क्या कहते हैं इसको? एडिंग मशीन। और इसमें क्या होता है, अब ये मशीन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इसमें इन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए जगह छोड़ी थी। इसमें सिर्फ 2 ऑपरेशन होते थे, एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का, ये 2 ही ऑपरेशन यहाँ पे होते थे। तो आपने देखा कि पहले एबेकस, बाद में नेपियर बोन्स और फिर बाद में पास्कलाइन। अब पास्कलाइन तो हो गया, पास्कलाइन चला गया क्योंकि भाई 2 ही ऑपरेशन कर पा रहे हो आप। तो अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, तो इम्प्रूवमेंट होगा तो 4th मशीन आती है, ठीक है। ये रिकनिंग मशीन कहो या फिर स्टेप रेकनर कहो, इसे पहले इसकी इमेज ही रख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये इसको कहते हैं लेबनीज व्हील। क्या कहते हैं इसे? लेबनीज व्हील, ओके, लेबनीज व्हील कहते हैं इसे। और ये लेबनीज व्हील जो है, इसके इन्वेंटर कौन थे? तो गॉटफ्राइड लेबनीज थे इसके, गॉटफ्राइड लेबनीज, ठीक है। और ये कब इन्वेंट की थी इन्होंने? 1671 में, 1671 में इन्वेंट की थी। अब अगर इसका जो इन्वेंशन ईयर देखोगे ना तो हर जगह डिफरेंट दिखेगा, लेकिन मैंने ये रेफरेंस बुक से लिया है तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। वैसे ये जो है ईयर जो है ये आपको नॉर्मली जो थ्योरी पेपर होता है वहाँ पे पूछा जाता है। थ्योरी पेपर कहाँ होता है? कॉलेज में वगैरह होता है हमारे, तो वहाँ पे पूछा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन बनेगा जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भाई लेबनीज व्हील जो है वो किसने ईजाद किया था, किसने इन्वेंट किया था, इसका इन्वेंटर कौन है, ठीक है। इस पर कौन से ऑपरेशन कर सकते हो? तो इसके ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे आप एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या ऐसे नज़र आ रहा है कि भाई ये आपको नेपियर बोन से इंटरलिंक होते हुए नज़र नहीं आ रहा है? माने नेपियर बोन क्या था? एक डिवाइस था। और ये जो हमारी ये जो लेबनीज व्हील है ये एक मशीन है।
और ये मशीन जो है ये सारे ऑपरेशन कर रही है। सबसे पहले क्या था बच्चों, सबसे पहले था अबेकस। ये क्या था, डिवाइस था। इसमें सिर्फ 2 ऑपरेशन हो रहे थे, कौन से, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो वहीं पे इम्प्रूवमेंट करके नेपियर बोन ने फिर से एक डिवाइस बनाया जिसमें आप एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ करते हो। वहीं आगे जाके एक मशीन बनी जिसका नाम था पास्कलाइन, जिसमें क्या हुआ, एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ। ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इक्विवेलेंट हो रहा है अबेकस से। और वहीं आगे जाके क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट होके क्या होता है, मशीन बनती है जिसमें हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पे इतना नज़र आ रहा है, यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिया है क्या, अभी तक जो मैंने 4 डिवाइसेस आपको पढ़ाए हैं, क्या 4 डिवाइसेस नहीं, 2 डिवाइसेस और 2 मशीन पढ़ाए हैं, तो मैंने क्या इलेक्ट्रॉनिक का नाम लिया है दूर दूर तक? तो नहीं मैम, आपने इलेक्ट्रॉनिक का कोई नाम नहीं लिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप नाम नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी तक कंप्यूटर का इजाद नहीं हुआ है, कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ बनी नहीं है। बस यहाँ पे ऐसा है कि कैलकुलेशन के लिए सारे डिवाइसेस बन रहे, सारे मशीन्स बन रहे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, अब इनका समय आता है, चार्ल्स बैबेज। 5th नंबर पे लिख लो, लिख लो नहीं, सुनो, चार्ल्स बैबेज। तो अब इनके टाइम पे क्या होता है कि इन्होंने एक मशीन बनाई, कब, 1822 में। अब ये जो है 1820 दिखेगा, कहीं 1821 दिखेगा, ईयर डजेंट मैटर, एवरेज टाइम लेकर चलते हैं, रेफरेंस बुक से लेकर चलते हैं। तो 1822 में क्या होता है, इन्होंने एक मशीन बनाई, इंजन बनाया, सॉरी, डिफरेंस इंजन कहते हैं इसे। ठीक है, इन्होंने एक इन्वेंट किया चार्ल्स बैबेज ने, डिफरेंस इंजन करके, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एरर थे। ठीक है, इतने ज़्यादा एरर थे कि फिर इन्हें थोड़े दिन के बाद नहीं, सॉरी, 10 साल के बाद 1833 में, ठीक है, 1833 में और एक मशीन बनानी पड़ी, और जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और इसी एनालिटिकल इंजन के इजाद के वजह से चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ एनालिटिकल इंजन। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब इसी एनालिटिकल इंजन में क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है लेडी एडा अगस्ता के हेल्प से। जो है थोड़े से चेंजेस यहाँ पे होते हैं, चेंजेस होते हैं किसके द्वारा, लेडी एडा अगस्ता के द्वारा, और इसी चेंजेस के वजह से, इस एनालिटिकल इंजन में चेंजेस के वजह से इन्हें कहा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि पहला प्रोग्रामर कौन था, तो लेडी एडा अगस्ता। ठीक है, तो चार्ल्स बैबेज ने क्या किया कि इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा एरर थे कि फिर इन्होंने क्या किया, एनालिटिकल इंजन जैसा कुछ बनाया। और इस एनालिटिकल इंजन बनाने के बाद ही ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया था कंप्यूटर का, दैट्स वाई ही कॉल्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, और फिर इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए लेडी एडा अगस्ता के द्वारा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। फिर आगे क्या होता है, आगे आता है पंच कार्ड का टाइम। ठीक है, आगे क्या आता है, पंच कार्ड का टाइम आता है। लेट मी जस्ट शो यू द इमेज दिखाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये है पंच कार्ड। अब इस पंच कार्ड के टाइम में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपने कभी वो कार्बन यूज़ किया है, जो आप ऐसे उसके ऊपर लिखने के बाद वो कार्बन हटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा कि आपका जो पेज है उसके ऊपर उसकी निशानियाँ मिल जाएगी, जो भी आपने लिखा है। या फिर आपने वो देखा है, किसी ने मेहंदी का छापा होता है। ठीक है, जैसे वो ऐसे कोई डिज़ाइन है, फिर वो उसको पहले पेंट में डुबाया, फिर देन वो आपके हाथ पे ऐसे वो छापा बन जाता है, मेहंदी का छापा। ठीक है, तो उसमें क्या आपको नज़र आ रहा है कि जो मेहंदी का डिज़ाइन है उस छापे के ऊपर है। ठीक है, उस छापे के ऊपर या फिर मोल्ड के ऊपर है। जैसे ही आप उसको पेंट में डुबाकर आपके हाथ पे, तो तुरंत क्या हो जाता है कि वो जो है एज इट इज़ रेप्लिका बना देता है। ठीक है, या फिर और एक एग्ज़ाम्पल मुझे ध्यान में आ रहा है कि आपने कभी आपके मॉम को या फिर आपके दादी माँ को ऐसे देखा है कि किसी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बना रहे हो वो। ठीक है, किसी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बना रहे हो तो एक पेपर यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं बटर पेपर।
और इस बटर पेपर का उपयोग क्या क्या होता है कि कोई भी डिज़ाइन है, सपोज कोई डिज़ाइन है तो उस डिज़ाइन को डॉटेड फॉर्मेट में यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, लाइक ऐसे 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 कोई, ठीक है, ऐसे कोई डिज़ाइन है, ओके। तो अब इस डिज़ाइन को क्या होता है कि ये डॉट 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 डॉट, पहले तो इसको क्या करते हैं, नॉर्मल आप हाथों से ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, और फिर सुई की हेल्प से इसके डॉट 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 कन्वर्ट करते हो। तो ये फिर डॉट जो है ये फिर पेपर की हेल्प में क्या करते हैं कि इसके ऊपर किसी भी तरह की स्याही फैला देते हैं या फिर हल्दी फैला देते हैं और फिर ये कपड़े के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये कपड़े के ऊपर रखा है, इसके ऊपर हल्दी फैला दी, तो ये एज इट इज़ डिज़ाइन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे बताने जैसा क्या है कि ये जो पंच कार्ड है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो पंच कार्ड्स है ये यूज़ किए जा रहे थे डिफरेंट मशीन के लिए, लेकिन एक सिंगल पंच कार्ड ही बनाया जा रहा था। जैसे अगर ये डिज़ाइन जो है बटर पेपर का डिज़ाइन, ये आप डिज़ाइन एक बार निकाल लो बटर पेपर पे, तो क्या वो ख़त्म हो जाता है क्या? सिर्फ एक ही कपड़े पे यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं, आप डिफरेंट कपड़े पे यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट इंसान यूज़ कर सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपकी दादी माँ यूज़ करेगी, नहीं, उन्होंने डिज़ाइन बना दिया, उन्होंने रख दिया, अब वो डिज़ाइन उठाकर आप भी खुद कपड़े पर वो डिज़ाइन कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो वहीं पंच कार्ड का जो है इन्वेंशन हुआ, और पंच कार्ड का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन बहुत बनता है और इसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है, तो मैं वो पूरा क्लियर करती हूँ। तो देखो, पंच कार्ड का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट कहो या फिर आइडिया कहो, वो दिया था जैकार्ड लूम ने, ठीक है, जैकार्ड लूम ने दिया था, ओके। लेकिन जो इन्वेंटर है इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड के, ये ध्यान में रखना, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड के जो इन्वेंटर है, अब अभी तक हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक का नाम नहीं लिया था, अब हम इलेक्ट्रॉनिक का नाम ले रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड जो है उसके इन्वेंटर कौन है, तो उसके इन्वेंटर है हरमन होलरिथ। कौन है? हरमन होलरिथ। इनका नाम याद रखो, इनका नाम ही बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड बोल रहा है या सिर्फ पंच कार्ड बोल रहा है। तो पंच कार्ड कहा तो जैकार्ड लूम, अगर लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड बोलेगा तो फिर क्या कहेंगे हम, हरमन होलरिथ। क्या कहेंगे? हरमन होलरिथ। अच्छा, हरमन होलरिथ ही जो है, इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान। टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी इन्होंने, ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। और ये टैबुलेटिंग मशीन में इस बंदे ने क्या किया था, 1819 और 1900 के दरमियान, 1890 से 1900 के दरमियान अमेरिका में जो सेंसस होती है, ठीक है, अमेरिका के सेंसस को इस बंदे ने 3 साल में ख़त्म कर दिया। वैसे अगर आप जनगणना देखोगे तो अभी भी क्या होता है कि 10 साल लगते हैं, ठीक है, डेटा इकट्ठा करने में 10 साल लगते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में अब उतना टाइम लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन पहले क्या होता था कि डेटा भी इकट्ठा करो और कैलकुलेशन करो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन इस टैबुलेटिंग मशीन के हेल्प से हरमन होलरिथ ने 1890 और 1900 के दरमियान अमेरिका का जो सेंसस है, अमेरिका की जनगणना विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर कंप्लीट कर ली थी। विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर इसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और इससे क्या हुआ, ये बंदा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और फेमस हुआ तो अब देखो, फेमस होते हैं तो क्या करते हैं, एक तो बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट करते हैं उस मशीन में या फिर कंपनी डाल देते हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने भी सेम किया। इसने क्या किया कि इसकी पहली कंपनी बनाई, ठीक है, इसकी पहली कंपनी बनाई 1896 में। 1896 में हरमन होलरिथ ने पहली इसकी कंपनी फाउंड की और नाम क्या रखा उसने, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। क्या रखा? टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। और इस टैबुलेटिंग मशीन कंपनी को 1911 में इसने क्या किया, देखो इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जगह थी, इतने सालों के दरमियान इसने और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। इसके साथ बहुत सारे लोग थे, तो ऑफकोर्स इसने हायर वगैरह किया होगा। तो फिर क्या किया इसने, थोड़ा सा कंपनी का नाम चेंज किया और कंपनी का नाम चेंज करके कर दिया कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। क्या कर दिया, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ओके। फिर एक समय आता है 1924, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। 1924 के दरमियान इसने फिर से अपने कंपनी का नाम चेंज किया और कंपनी का नाम रखा IBM। क्या रखा? IBM। अब जो हमारी ब्लू चिप कंपनी है, दुनिया की ब्लू चिप कंपनी है, तो ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, जो कि बहुत पुरानी हो, जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंडिया में ब्लू चिप कंपनी कौन सी है,
या फिर दुनिया में ऐसे देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में कहूँ तो मैं रिलायंस है ब्लू चिप कंपनी, बहुत सारे हैं वैसे, लाइक रिलायंस हो गया आपका, टाटा की कंपनीज है, टीसीएस है, तो ये क्या है ब्लू चिप कंपनीज है। अगर ये डूबते हैं तो क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी डूब जाएगी, तो इसे कहते हैं ब्लू चिप कंपनी। तो आईबीएम जो है 1924 में नाम चेंज करके आईबीएम रख दिया गया, और आईबीएम का फुल फॉर्म याद रखो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या रखा है इसने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आईबीएम को और एक नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं बिग ब्लू। क्या कहते हैं इसे, बिग ब्लू। ओके, तो आईबीएम का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। ओके, ये सारी चीज़ें हुई। तो देखो पंच कार्ड से काम, पंच कार्ड जो है, और पहली जनरेशन में पंच कार्ड का यूज़ किया गया। जब हम जनरेशन पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम इसका यूज़ देखेंगे। बट फिलहाल के लिए देखो कि पंच कार्ड का जो है कंसेप्ट किसने दिया था, जैकार्ड लूम ने दिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड किसने बनाया था, हरमन होल्ड्रिथ ने बनाया था। और हरमन होल्ड्रिथ ने क्या किया कि टैबुलेटिंग मशीन बनाई, और उस टैबुलेटिंग मशीन का नाम चेंज करते 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 आईबीएम बन गया। ओके, क्या बन गया, आईबीएम बन गया। ओके, ये जो अब ये आईबीएम वगैरह बन गया, तो अब आगे एक मार्क 1 करके हमें पढ़ना है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेने, ठीक है। अब ये मार्क 1 क्या चीज़ है, मार्क 1 जो है, ये मार्क 1 पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। अभी तक मैंने कहीं कंप्यूटर का नाम लिया है नहीं मैम, तो अभी मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये 1944 की बात आ रही है, ठीक है, 1944 की बात आ रही है। और पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं किया है, मैकेनिकल का भी हेल्प लिया है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना, और जिसका नाम क्या है, मार्क 1। ओके, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना जिसका नाम है मार्क 1। अच्छा, इसे इन्वेंट किसने किया, इसे इन्वेंट किया हार्वर्ड एकिन ने, ठीक है, हार्वर्ड एकिन। और आईबीएम के 4 इंजीनियर थे, ठीक है, आईबीएम के 4 इंजीनियर थे, इसीलिए आईबीएम पहले पढ़ाना ज़रूरी था। तो आईबीएम के 4 इंजीनियर और हार्वर्ड एकिन मिलके मार्क 1 बनाते हैं, जो दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनता है, ठीक है, दुनिया की पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनता है। और ये जो है ऐसा माना जाता है कि ये कंप्यूटर जो है, माना क्या जाता है, ये कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए काम में लाया गया, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट कंप्यूटर जिस पे आप लॉन्ग सीक्वेंस, ठीक है, लॉन्ग सीक्वेंस के अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते थे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात आ रही है, आपको क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का ही आएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसके अलावा थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, ठीक है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बने कि जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है आई एम सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ये किसे कहा जाएगा, तो वो भी सही आंसर होगा चार्ल्स बैबेज, ठीक है, सेम ही आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। याद रखो, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज और मॉडर्न कंप्यूटर भी चार्ल्स बैबेज। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए मॉडर्न साइंस, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका जो आंसर है आपका चेंज हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। ओके, एलन ट्यूरिंग। और वहीं अगर आपको क्वेश्चन बना कि आपके जो फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्ट कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्ट माने जिन्होंने ब्लूप्रिंट रखी थी आपके कंप्यूटर की, ठीक है, आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है, तो मैंने कहा था ना कि जॉन वॉन न्यूमन जो है बहुत ही होशियार बंदा है ये, जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन, इन्हें कहा जाता है। और ओनर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि किसे दी गई है, ये मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, ओनर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है आपके बिल गेट को, ठीक है, किसको दी गई है, बिल गेट। ओके, तो और हाँ, पर्सनल जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी, ठीक है, फादर ऑफ पीसी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पीसी किसे कहा जाता है, तो ये है ईडी रॉबर्ट्स को कहा जाता है, एड रॉबर्ट्स या फिर ईडी रॉबर्ट्स को
रोबोट्स को कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है आप लोगों की, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ऑल्सो चार्ल्स बेबेज, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहे तो एलन ट्यूरिंग, और फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहे तो जॉन वैन न्यूमन, और फादर ऑफ पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहे तो एडी रॉबर्ट्स, और ओनर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि किसी दी गई है, बिल गेट्स को दी गई है। तो आगे का जो है कल की क्लास में पढ़ते हैं। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही होगी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।